वेलकम बैक टू टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। एक लंबे समय के बाद आप लोग के डिमांड पर पुनः टार एजुकेशन पे क्लासेज शुरू कर दिए गए हैं, अलग डिफरेंट और बिल्कुल अलग अंदाज में। वैसे पहले के भी क्लासेज बिल्कुल यूट्यूब पर या अन्य क्लासेज के अपेक्षाकृत सभी क्लासेज बिल्कुल अलग अंदाज में, अलग एक्सप्लेनेशन तरीके से थे। किसी कारणवश क्लास को हमने बंद किया था, लेकिन बहुत सारे डिमांड आप लोग के द्वारा आने के बाद पुनः टार एजुकेशन ने क्लास शुरू करने का निर्णय लिया है। और आज हम लोग एक बहुत ही खास टॉपिक लेकर आए हैं, ये है पीएच स्केल, पीएच वैल्यू, जिससे प्रत्येक परीक्षाओं में मैक्सिमम प्रश्न आने ही आने हैं, आते भी हैं, हर शिफ्ट में आते हैं। वही बात मैंने यहाँ लिखा भी है। और इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्पष्ट रूप से चार्ट के माध्यम से, जो आपको विजुअली दिमाग में बैठ जाएगा, ये इस तरह के चार्ट, इसके माध्यम से आप लोग को ये बताने का प्रयास इस क्लास में किया गया है। उम्मीद है आप लोग को पसंद आएंगे और परीक्षा में तो बिल्कुल ये आपके लिए उपयोगी होंगे। आप हमसे इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। चलिए ये सभी बातें बाद में करेंगे। और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको टार एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया गया रहेगा, वहां से आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए पीएच मान, पीएच वैल्यू, इसके पहले बेसिक्स हम लोग जान लेते हैं, जो कि ये बेसिक्स किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। और बेसिक से लेकर और अब तक जितने भी प्रश्न परीक्षाओं में महत्वपूर्ण पूछे गए हैं बार बार, उन सभी का कलेक्शन नीचे है, आप क्लास में बने रहें। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। पीएच वैल्यू किसी जलीय घोल की अम्लीयता, जिसे एसिडिटी कहते हैं, और क्षारीयता, जिसे बेसिसिटी कहते हैं, को व्यक्त करने के लिए एक मापदंड का उपयोग किया जाता है। यही होता है पीएच वैल्यू या पीएच मान। पीएच वैल्यू देखिए, इसका उपयोग एक जलीय घोल की अम्लता या क्षारीय को निर्दिष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पीएच वैल्यू को, पीएच किसी विलयन की पीएच मान, उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन जैसे H+, इसकी सांद्रता के लघुगणक का ऋणात्मक मान होता है। और पीएच में पी की उत्पत्ति जो है पीटेंज शब्द से हुई है। ये सभी अभी तक जितने भी टॉपिक ये मैंने पॉइंट वाइज किया, ये सभी प्रश्न के रूप में पूछे जा चुके हैं। तो पीएच में पी की उत्पत्ति पीटेंज शब्द से हुई है। पीएच का पूर्ण रूप क्या होता है, ये भी पूछे जा चुके हैं। तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए और देखते हैं इसमें पीएच मान का आविष्कार के जनक किसे कहा जाता है, तो वो हैं SPL सोरेनसन। आपको ऑप्शन में हो सकता है केवल सोरेनसन भी दिखे, तो पूरा नाम इनका SPL सोरेनसन है। और ये डेनमार्क के बायोकेमिस्ट हैं, डेनिश बायोकेमिस्ट हैं। और ये 1909 में इसका खोज इन्होंने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट ये सभी रहे। ये देखिए पीएच स्केल, इसको दिमाग में आप बैठा लीजिए। इससे भी अच्छे अभी मैंने चार्ट लगाया हुआ है नीचे, आप बने रहें, उसको भी मैं दिखाता हूँ। वैसे तो मैं उसको नीचे टॉप पॉइंट वाइज शब्दों में मैंने लिखा ही है, लेकिन ये जो चार्ट है इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए। और भी चार्ट हैं नीचे मैं अभी दिखा रहा हूँ, तो देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ जो है 7 है, 7 से 0 से 7 और 7 से 14। इसका क्या मतलब है, देखिए जब 7 पर रहता है तो ये निष्क्रिय होता है। और 7 से जैसे इधर बढ़ते जाएगा, जितना ही बढ़ते जाएगा उतनी अम्लीयता अर्थात एसिडिटी बढ़ते जाता है। और वही 7 से फिर इधर जैसे बढ़ता जाएगा, 7, 7, 7.1, 2, 3, 8, 8.5, 4, ऐसे कर करके बढ़ते जैसे बढ़ते जाएगा, इसमें क्षारीयता बढ़ते जाता है। तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। 7 पर निष्क्रिय होता है। और इसमें देखिए जैसे वाटर जो होता है, पानी जो होता है, शुद्ध जल या वर्षा का पानी, ये इसका पीएच वैल्यू 7 होता है और ये निष्क्रिय होता है। वही इधर से जब आप इधर बाएं साइड बढ़ते जाएंगे 7 के बाद, जितना ही कम होते जाएगा, ये देखिए 7 से 6 हुआ, 5 हुआ, 4, 3, 2, 1। और इसके बीच में पॉइंट में भी आता है, जैसे 6.1, 2, 3, 5, 4, 5.1, 2, 3, ऐसे कर करके जैसे इधर बढ़ते जाएंगे वैसे अम्लीयता बढ़ते जाता है। उसी तरह ठीक इसके अपोजिट 7 से जैसे इधर बढ़ते जाएगा,
बढ़ते, इधर बढ़ने का मतलब मेरा सेंस है, आप देख रहे हैं यहाँ घटते क्रम में नंबर्स दिया हुआ है, घटते क्रम में दिया हुआ है। इधर जब बढ़ेंगे अर्थात ये जैसे जैसे नंबर कम होते जाएगा ये अम्लीयता इसका बढ़ते जाता है। वही 7 से जब दाएं साइड आप बढ़ते जाएंगे 7 से 8, 9, 10, 14 तक ये जाते जाते जाएगा, इसमें क्षारीयता अर्थात बेसिसिटी इसका बढ़ते जाता है। उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ पाए होंगे। और यहाँ पे मैंने दिया भी है, जैसे लेमन का देखिए 2 से 3 के बीच में नींबू का पीएच मान होता है, उसी तरह सेव का 3 से 4 के बीच में होता है। इसी तरह से ये सब मैंने दिया हुआ है, इसको मैं ऐसे शब्दों में भी लिखा हुआ है और हम लोग देखते हैं। देखिए पीएच वैल्यू जो है 0 से 7 होने पर अम्लीयता एसिडिटी का पता चलता है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ 0 से 7 रहेगा तो अम्लीयता का पता चलेगा, और 7 से 14 रहेगा तो ये क्षारीयता का पता चलेगा। वही बात यहाँ पे लिखा गया है, ये मैंने जो ऊपर समझा दिया है। और पीएच वैल्यू 7 होने पर निष्क्रिय सॉल्यूशन होता है, वो भी बात मैंने चार्ट में ही आपको यहाँ पे समझा दिया था, वो शब्दों में भी लिखा हुआ है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे जो है एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, उसको चार्ट के माध्यम से हमने एक काफ़ी रिपीटेड सोर्स से इसको हमने लिया है, सही है ये। देखिए बैटरी एसिड जो होता है उसका अम्लीयता, उसका पीएच वैल्यू 1 से कम होता है। और गैस्ट्रिक एसिड जो स्टोमक में होता है वो होता है 1.0 से 1.5। और विनेगर अर्थात इसको कहते हैं सिरका, जिसे कहते हैं विनेगर अर्थात सिरका, ये होता है 2.5। ऑरेंज जूस ये तो आप समझ ही रहे हैं, ये होता है 3.3 से 4.2। ब्लैक कॉफ़ी ये होता है 5 से 5.03। दोस्तों ये चार्ट के अलावा अभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं शब्दों में नीचे लिस्टेड किया हूँ, आप नीचे पूरा क्लास जरूर देखिएगा। और दूध का जो होता है 6.5 से 6.8 होता है। प्योर वाटर जो मैंने चार्ट में आपको बताया, प्योर वाटर शुद्ध जल, वर्षा का पानी भी उसमें आता है, इसका पीएच वैल्यू 7 होता है। और ये न्यूट्रल होता है अर्थात निष्क्रिय होता है। और ये जो जितना भी था ये किसके रेंज में है, तो ये 0 से लेकर 7 के रेंज में ये पूरा है। और 0 से 7 रहने के बीच में रहने पर क्या होता है, तो ये अम्लीय होता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे एसिड दिया हुआ है। चलिए तो चार्ट के माध्यम से मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। यहाँ ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको दिमाग में छाप लीजिए। बस ये फिगर आपको अगर एग्जाम के समय बस अगर दिख गए, अगर याद है, तो आप देखिए इतने चीज़ आप इसमें जो है आप इस चार्ट के माध्यम से वर्बली याद कर सकते हैं। सब कुछ आसान भाषा में यहाँ पे शब्दों में, बैटरी, लेमन, टोमेटो। और ये एग्जैक्ट नहीं होता है दोस्तों, ये इसके रेंज में होता है 0 से लेकर 1 तक, लेमन का 2 से 3 तक। इस तरह से इसको दिमाग में रखना है, क्योंकि एग्जाम्स में जो है आपको कभी कभी एग्जैक्ट डाटा देता है कि नींबू का कितना है, तो 2.4 भी दे सकता है, 2.5 भी दे सकता है। इसीलिए इस चार्ट के माध्यम से इसको आप दिमाग में रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम्स में ऑप्शन को टिक करेंगे। तो ये चार्ट आपको काफ़ी फायदे कराएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कुछ और देखिए, ये गैस्ट्रिक एसिड ये 1.5 से 3.5 होता है। और लाइसोसोम्स अर्थात ये कोशिका के जो अंदर होता है ये 4.5 होता है इसका पीएच वैल्यू। ह्यूमन स्किन जो मानव त्वचा होता है 4.7 होता है पीएच मान इसका। और ग्रैनुलेस ऑफ क्रोमाफिन सेल्स ये 5.5 होता है इसका पीएच वैल्यू। यूरिन अर्थात मूत्र जो होता है, पेशाब जो होता है, उसका पीएच वैल्यू 6 होता है। ये वेरी भी करता है, ऑप्शन में आपको थोड़ा सा आगे पीछे पॉइंट में भी दे सकता है। और क्रिस्टोसोल्स अर्थात ये जो है कोशिका द्रव्य का तरल भाग होता है जिसमें कोई ठोस पदार्थ नहीं होता है, ये जो है इसका होता है 7.2। और ब्लड जो नेचुरल पीएच इसको भी इसका होता है, रक्त का क्या होता है, तो ये 7.34 से 7.45 ये होता है। और देखिए ब्लड वही चीज़ दो बार है यहाँ पे। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF ये होता है 7.5%। ये जो देख रहे हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ये आपके ब्रेन में स्थित होता है दोस्तों, ये भी अलग से आप जान सकते हैं। तो इसका पीएच वैल्यू 7.5 होता है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ये 7.5 होता है। चलिए, और पेनक्रियाज सेक्रिएशंस जिसे अग्नाशय स्त्राव कहते हैं ये 8.1 इसका पीएच वैल्यू होता है। अब चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ये जब जितना भी चार्ट के माध्यम से हुआ या
ऐसे मैंने टेक्स्ट फॉर्म में दिया है। ये सब प्रश्न पूछे जा चुके हैं और इसके बेसिक्स भी हैं आपके पीएच वैल्यू के। चलिए इसमें अब कुछ प्रश्न हम आपको और करा देते हैं। निष्क्रिय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है, मैंने चार्ट के माध्यम से बताया था। 7 यहाँ पे निष्क्रिय होता है और इधर 6, 5, 4 करते 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 0 तक जाता है और जैसे जैसे घटते जाता है वो अम्लीय होते जाता है और 7 से 8, 9, 10 करते 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 14 तक जाता है और इधर जैसे जैसे बढ़ते जाता है और ये क्षारीय होते जाता है। तो वही प्रश्न पूछा गया इसी में से बनाकर कि निष्क्रिय विलयन का पीएच मान कितना होता है? ये 7 होता है, जो मैंने यहाँ पे बताया, न्यूट्रल होता है ये। पीएच वैल्यू स्केल में 7 से 14, 7 से 14 यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है, किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था वो बेसिसिटी अर्थात क्षारीय होता है। OH आयन सांद्रता में वृद्धि, देखिए इसे बढ़ते जाता है, चार्ट के माध्यम से मैंने ऊपर आपको बताया था। अभी ये जो प्रश्न मैं करा रहा हूँ, केवल अगर चार्ट आपको ऊपर में समझ में आ गया होगा तो ये प्रश्न आपको बिल्कुल हलवा लग रहा होगा कि ये तो ऊपर समझ में आ गया, आप प्रश्न का जवाब खुद दे पा रहे होंगे। चलिए पीएच स्केल में 0 किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो वो सबसे ज़्यादा अम्लीयता का, एसिडिटी का। जैसे मैंने यहाँ पे चार्ट में पुनः आइए, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों, इसको समझना। देखिए जब 0 पर होता है तो मैंने क्या बताया था, 7 से जब इधर बढ़ेंगे अर्थात ये नंबर घटते जाएगा, लेकिन अब बढ़ने के सेंस में इधर बढ़ते जाएंगे, तो जितना ही इधर बढ़ेंगे उतने ही ये क्या होता है, अम्लीयता इसमें बढ़ते जाता है, एसिडिटी बढ़ते जाता है। और 7 से इधर जब बढ़ेंगे 8, 9, 10, 14 तक, तो ये क्षारीयता इसमें बढ़ते जाता है। वही प्रश्न वहाँ पे देखिए चार्ट से ही प्रश्न बना है वो, इसीलिए मैंने बोला कि चार्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसको आप दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए तो कहाँ थे हम लोग, यहाँ पे 7 से 14 OH सांद्रता में, आयन सांद्रता में वृद्धि अर्थात क्षारीयता उसका बढ़ते जाता है। 0 किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो वो सबसे ज़्यादा अम्लीय हो जाता है। क्षारीय अर्थात बेसिसिटी, विलयन यहाँ पे बी नहीं होगा, वी होगा, विलयन बोलते हैं उसको। पीएच मान कितना होता है? तो 7 से जब हम लोग इधर बढ़ते हैं तो वो क्षारीय बनता जाता है अर्थात 7 से अधिक। 3 विलयन हो, एक प्रश्न आया था ऐसे कि एक्स वाई जेड में पीएच मान क्रमशः 2, 11, 7 है, उन्हें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो दोस्तों देखिए इसमें जैसे कि इसमें हम ऊपर में आप लोगों को मैंने बताया था कि जिसका पीएच मान ज़्यादा होता है उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होता है। तो जिसका पीएच मान ज़्यादा है अर्थात तो उसमें कम होते जाता है, तो इसको क्या करना है, जिसमें ये तो उस हिसाब से अगर सजाएं तो सबसे पहले कौन आएगा, ये 2 आएगा अर्थात x आएगा और उसके बाद ये आएगा 7 आएगा अर्थात 7 किसका है, z का है, तो z आएगा, उसके बाद 11 आएगा। ये तो x z y इसके अनुसार, ये पीएच वैल्यू के अनुसार से इसको आरोही क्रम में सजाएंगे। चार्ट के माध्यम से जब आप समझे हैं तो उसको ये आपको बिल्कुल हल्का लग रहा होगा इस समय, क्योंकि एग्जाम में यही आ जाए तो आपको ये टफ लगेगा ये प्रश्न। चलिए और देखते हैं, यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक कैसा है? 14 है अर्थात यहाँ 7 जो होता है और इधर बढ़ते 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 0 तक जाता है घटते हुए, और इधर बढ़ते बढ़ते 14 तक जाता है, तो इसमें 14 का बात कर रहा है, यहाँ की बात कर रहा है वो। तो ये कैसा है? इधर जब बढ़ते हम लोग तो क्या होता है, क्षारीय होता है सबसे ज़्यादा, अर्थात इसको ऑप्शन में था इस तरह से कि कमजोर एसिड, एसिड किधर बढ़ता है, एसिड इधर बढ़ता है, और बेसिसिटी इधर ज़्यादा बढ़ते जाता है। तो जब 14 की तरफ है तो इसमें बेसिसिटी अर्थात क्षारीयता ज़्यादा होगा, तो इसका क्या ऑप्शन में आंसर होगा, तो कमजोर एसिड होगा और सशक्त बेस होगा। नींबू का रस पीएच मान कितना होता है? तो मैंने बताया था 2 से 3 के बीच में, चार्ट में आपको बताया था मैंने, तो ऑप्शन में 2.4 दिया था, तो यही आंसर होगा। इसके अलावा 2 और 3 के बीच में ऑप्शन में कुछ नहीं था, तो यही ऑप्शन में था, परीक्षा में पूछा गया था, तो ये उसका जवाब होगा। तो ये आप 2 से 3 के बीच में कुछ भी दे और ऑप्शन में रहे, एक ही ऑप्शन में एक ही वो रहेगा इसके बीच वाला डाटा, तो आप इसको टिक करेंगे। नमक का पीएच मान कितना होता है? तो वो भी 7 होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का 7 से 8 के बीच में होता है, तो ऑप्शन में 7.4 था, तो उसको टिक किया गया है। सिरके का पीएच मान कितना होता है? तो वो 2.5 से 3.2 तक होता है, तो ऑप्शन में 3 था, तो 3 ऑप्शन आंसर दिया गया था। चलिए दूध का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 6.5 से 6.8 के बीच में दूध का पीएच मान होता है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है?
तो देखिए मानव मूत्र का पीएच मान ऐसे एवरेज देखा जाए तो 6 माना जाता है, लेकिन ये वेरी करता है 4.5 से 8 तक भी हो सकता है। वो निर्भर करता है आप कैसा पेशाब करते हैं। तो चलिए ये तो फनी टॉक हो गई, और क्योंकि यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है वो बात मैंने यहाँ पे बोला ही। चलिए नेक्स्ट है, एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, उसका पीएच मान कितने होने की संभावना है? तो ये 6 होगा, ऑप्शन में था। तो देखिए ये क्या बोल रहा है, लाल में बदल देता है, इसका पीएच मान कितने होने की संभावना, ये पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। सही जवाब इसका 6 होगा। निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस को लाल कर देगा? तो ये मैंने डायरेक्ट आंसर नहीं दिया है, ऑप्शन ही दे दिया हूँ कि आपको बेसिक क्लियर हो जाए। इसका नीले लिटमस को लाल कर देगा ऑप्शन में था, ये सभी चारों ऑप्शन था। इसका सही जवाब होगा सिरका। सिरका का पीएच मान अभी मैंने ऊपर कितना क्या बताया, आपको उम्मीद करता हूँ याद होगा। कमेंट में बिना देखे कमेंट में लिखिए, देखता हूँ किसको अब तक याद है और याद हमेशा के लिए हो गया। चलिए अमाशय रस का पीएच मान 1.0 होता है। और कुछ फटाफट हम लोग देख लेते हैं ये। चलिए नींबू रस, इसका पीएच मान 2 से 3 के बीच में होता है, तो ऑप्शन में 2.5 था। सिरका 3, ये भी वैरी करता है जो कि मैंने चार्ट में आपको बताया था। टमाटर 4.1, शरीर का पसीना 4.5, अम्ल वर्षा 4.6 5.6 सॉरी, और दूध 6 से 7 के बीच में होता है, 6.5 ऑप्शन में था। शुद्ध जल जो होता है न्यूट्रल होता है, निष्क्रिय होता है। वर्षा का जल भी वही होता है, तो आपको बताया भी गया 7 होता है। आंसू जो हम लोग रोते हैं, आप लोग रोते हैं किसी के वो में, तो उसका कितना होता है 7.3 होता है पीएच मान, पीएच वैल्यू। रक्त का 7.4, 7 से 8 के बीच में, ये आपको ऊपर चार्ट में हमने बताया था। पित्त 7.5, चूना जल 11, इसका पीएच वैल्यू होता है। तो ये रहे दोस्तों, ये तो 26 केवल क्वेश्चन के रूप में आपको मैंने इस तरह से बताया, पूछे गए प्रश्न। और मैंने ये जो चार्ट में बताया ये सभी अभी अलग हैं, इसके अलावा ये सब बताया मैंने ये अलग है। इसके अलावा यहाँ पे भी रेंज में मैंने रेंज के अंडर में बताया, फिर से यहाँ पे कुछ पॉइंट्स थे, यहाँ चार्ट के माध्यम से मैंने बताया। ये कुछ इसके बेसिक इसके बारे में है, ये भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। इतने सारे लेकर मुझे लगता है कि 60-70 से ऊपर इसमें प्लस ही प्रश्न आपको मैंने कराया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको एक महत्वपूर्ण सूचना, दोस्तों कुछ इसमें और बातें बताने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये तो रहे आज हम लोग पीएच वैल्यू, पीएच मान हम लोगों ने पढ़ा, जो कि प्रत्येक शिफ्ट में इससे परीक्षाओं में प्रश्न आ रहे हैं, जिसको हमने क्लियर कर दिया। इसके अलावा दोस्तों रीजनिंग, और देखिए रीजनिंग, और फिर से यहाँ है मैथ और सामान्य अध्ययन, जीके जनरल नॉलेज जिसे आप कहेंगे, जनरल साइंस, इन सभी को अलग अलग क्लासेज में रेलवे, जो कि रेलवे, एसएससी, बिहार सचिवालय जो आया हुआ है, बीएसएससी, बिहार सेक्रेटरीट, और अन्य सभी इस तरह के इस लेवल के एग्जाम्स में ये सभी टॉपिक वाइज क्लास, साइंस, जीके, मैथ, रीजनिंग, वो इन सभी टॉपिक्स पर अब तक जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं 1992 से 2022 तक अप टू डेट, ये और प्रीवियस ईयर के और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जितने इस पर आधारित होंगे, उन सभी का क्लास अलग अलग ये सब्जेक्ट वाइज हमने आज से शुरू करने का सब शुरू कर दिया गया है। आप इन सभी क्लासेज के बाद वो सभी क्लास आते जा रहे हैं, आप उसे जरूर देखिए। और जो आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ये सब मैंने बताया ही, सभी परीक्षाओं जो इस लेवल के इस सिलेबस के अंडर होते हैं, आपको उसमें फ़ायदे करेंगे। और ये सभी बातें तो मैंने आपको थंबनेल में भी देखे होंगे। तो दोस्तों ये सभी बातें थी, और उम्मीद करता हूँ आपको आज का क्लास ज़रूर पसंद आए होंगे, और पसंद आए हैं तो प्लीज़ आपसे एक टीचर क्या चाहेगा, आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अब तक लाइक नहीं किए हैं तो, और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। इसके अलावा आप इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएं, सभी का लिंक नीचे दिया हुआ है, और जिससे कि आपको कोई भी क्लासेज का नोटिफिकेशन छूटे नहीं। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक सभी पर ये प्लेटफॉर्म पर ये दिया हुआ है, सबका लिंक नीचे है, जुड़ जाएं, जिससे कि कोई भी क्लास आपको एक भी मिस ना हो। तो दोस्तों ज़रूर इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वायरल करें, और अन्य दोस्तों को बताएं, और उन दोस्तों को टार एजुकेशन के साथ जोड़ें, ताकि फैमिली हमारी बढ़े और पढ़ाने में हम लोग और प्रोत्साहित होकर और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट क्लास ज़रूर लाएं। इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ी बात कि आपको इस क्लास के बारे में कुछ अगर कहना है, कुछ कमी या कुछ और सुझाव जो भी है, अन्य जो भी टॉपिक्स आप चाहते हैं
किस टॉपिक्स पर आप क्लास चाहते हैं उन सभी को आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ये क्लास कैसा लगा ये भी आप ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।